पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अध्ययन के क्रम में प्लेटो व अरिस्टो के पश्चात आज हम सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिनका समय 1772 से 1834 ईस्वी तक रहा, का अध्ययन करने जा रहे हैं। स्वच्छंदतावादी आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का युग प्रसिद्ध है। लिरिकल बैलेट्स उनके सख्य और सहलेखन का परिणाम है। वर्ड्सवर्थ केवल कवि थे, किंतु कॉलरिज कवि के साथ बहुज्ञ विद्वान भी थे। उनका अध्ययन व्यापक ही नहीं, गंभीर भी था। दर्शन एवं मनोविज्ञान उनके प्रिय विषय थे, पर सामान्यतः वाङ्मय शास्त्र में उनकी रुचि और पैठ थी। कांट, फिस्टे, ऑगस्ट श्लेगल, सेलिंग जैसे जर्मन दार्शनिकों का उन्होंने मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया था। इसलिए उनके लेखन में विषय के साथ प्रतिपादन का भी गांभीर्य है, जो प्राय दुरूहता की सीमा छूने लगता है। दुरूहता का एक कारण और भी है। कॉलरिज में व्यवस्था की बड़ी कमी थी। किसी काम को सुशृंखल ढंग से करना उनकी प्रकृति में था ही नहीं। बाद में अफीम का व्यसन हो जाने पर यह दोष और भी बढ़ गया। इसलिए न तो उनकी कार्यत्री प्रतिभा का पूरा उपयोग हो पाया और न भाव्यत्री प्रतिभा का ही। उनकी कृतियों में बिजली की कौंध की तरह प्रतिभा की कौंध तो है, पर प्रकाश की स्थिरता नहीं है। कॉलरिज की आलोचनात्मक कृतियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण बायोग्राफिया लिटरेरिया है, जिसका अर्थ है साहित्यिक जीवनी। बायोग्राफिया लिटरेरिया का अर्थ क्या है? साहित्यिक जीवनी। किंतु न तो वह पूर्णतः साहित्यिक है, न पूर्णतः जीवनी। उसमें जीवनी, धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, राजनीति, आलोचना आदि का ऐसा मिश्रण है कि उसमें से काम की चीजें निकालना आसान नहीं है। कॉलरिज की दुरूहता की कल्पना इसी से की जा सकती है कि रिचर्ड्स जैसे दुरूह लेखक को भी वह खटकती है। फिर भी विषय के अपेक्षित अनपेक्षित जटिल विस्तार में छिपी संक्षिप्त उक्तियां इतनी सारगर्भित है कि उनसे प्रभावित न होना असंभव है। कॉलरिज की आलोचना के महत्व के संबंध में विद्वानों के विचार इतने परस्पर भिन्न या यूं कहें कि परस्पर विरोधी हैं कि उनमें सामंजस्य स्थापन कठिन है। एक ओर सैंड्सबरी सरी के समादृत इतिहासकार यूरोपीय समालोचकों की दीर्घ परंपरा में अरस्तू और लोंगिनुस के बाद तीसरा स्थान कॉलरिज को ही देते हैं। सैंड्सबरी क्या कहते हैं? सैंड्सबरी की राय है कि अरस्तू और लोंगिनुस के बाद यदि समालोचकों की दीर्घ परंपरा में नाम आता है तो तीसरे स्थान पर वो रखते हैं किसको? कॉलरिज को। तो दूसरी ओर रेने वेलेक का कहना है कि कॉलरिज के सिद्धांतों में जो कुछ भी रोचक या गंभीर है वह जर्मन दार्शनिकों से उधार लिया हुआ है। कॉलरिज को कांट, सेलिंग, ऑगस्ट श्लेगल के ऋण से मुक्त नहीं किया जा सकता, जिनसे उन्होंने वाक्यों का ढांचा ही नहीं शब्दावली तक हूबहू ली है। कॉलरिज को उन विचारों के लिए श्रेय देना असंभव प्रतीत होता है जिन्हें उन्होंने शब्दशः उद्धृत किया है। जर्मन दार्शनिकों का ऋण कॉलरिज पर है अवश्य, पर उनमें मौलिकता का अभाव है, यह कहना अयुक्त है। दूसरे के विचारों को लेता कौन नहीं है, पर लेने में फर्क है। एक लेना स्थूल अनगढ़ होता है, जो दूर से ही पुकार कर कह देता है कि मैं दूसरे का हूँ। दूसरा लेना
ग्रहिता की यानी जो ले रहा है उसकी प्रतिभा से भावित होता है, उसके व्यक्तिगत के सांचे में ढला हुआ। उनमें परकीयत्व की प्रतीति होती ही नहीं। कॉलरिज ने जो लिया है उसे बुद्धि की आंच में गलाकर अपना बना लिया है और अंग्रेजी साहित्य के संदर्भ में उसका विनियोग तो कॉलरिज का निजस्व है ही। इसलिए आर्थर साइमंस ने बायोग्राफिया लिटरेरिया को अंग्रेजी आलोचना की महत्तम कृति कहा है। किसने कहा है अंग्रेजी आलोचना की महत्तम कृति? आर्थर साइमंस ने। किसको कहा है? बायोग्राफिया लिटरेरिया को। कॉलरिज के अध्ययन की अनेक दिशाओं का रिचर्ड्स ने निर्देश किया है। कॉलरिज कवि, दार्शनिक, उपदेशक, राजनीति शास्त्री तथा समालोचक थे। वे प्रतिभा के निदर्शन थे, साथ ही रोग विज्ञान के उदाहरण भी। रीति विधानी थे तो परम अव्यवस्थित भी। एक ओर ईश्वर के नशे में झूमने वाले, दूसरी ओर नशे की लत से लाचार। एक ओर अर्थ विज्ञान में निष्णात तो दूसरी ओर शब्द आडंबर के शिकार। मानवीय विरोधाभास और जीवनी लेखकों के लिए पहेली के रूप में उन पर काफ़ी कुछ लिखा गया है। लोगों ने उन पर तरस खाया है, उनको ऊपर उठाया है, उनकी निंदा की है, उनका समर्थन किया है। कॉलरिज के इन अनेक रूपों में केवल एक रूप पर हमें यहाँ विचार करना है, वह है आलोचक का। सेंट्सबरी ने 2000 वर्षों की लंबी अवधि में अरस्तु और लॉन्गिनुस के बाद कॉलरिज को जो स्थान दिया है वह बहुत दूर तक उचित है। वस्तुतः कॉलरिज में प्रतिभा और ज्ञान का प्रभावी समन्वय है, इसलिए उनकी आलोचना में व्यवस्था का अभाव होने पर भी जो मौलिक, सूक्ष्म और गूढ़ संकेत हैं वे अन्यत्र दुर्लभ हैं। उनके आलोचना संबंधी सिद्धांतों का सांगोपांग व्यवस्थित ढांचा तैयार करने के लिए बायोग्राफिया लिटरेरिया के साथ उनके भाषण, स्फुट लेख, पत्र, टिप्पणियां आदि भी उपयोगी हैं। कॉलरिज प्रचलित अर्थ में न तो सिद्धांतिक आलोचक हैं न व्यवहारिक। ऐसे उन्होंने शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ के काव्यगत उत्कर्ष अपकर्ष का जो विवेचन किया है उसे व्यवहारिक आलोचना का उत्तम मानक कहा जा सकता है, किंतु कॉलरिज का वह लक्ष्य नहीं है। शेक्सपियर की आलोचना भाषण के लिए लिखी गई थी और वर्ड्सवर्थ की आलोचना कुछ तो उनका काव्य सौंदर्य उद्घाटित करने के लिए और कुछ उनकी काव्य संबंधी मान्यताओं से अपने व्यक्तिगत भेदों को स्पष्ट करने के लिए, जो लिरिकल बैलेट्स की भूमिका में उभर कर सामने आई थी। सैद्धांतिक आलोचक कॉलरिज को इसलिए नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने आलोचना के न तो सिद्धांत निरूपित किए और न नियम बनाए, बल्कि सिद्धांत निरूपण का खंडन ही किया। उनके अनुसार आलोचना का परम उद्देश्य दूसरों की रचनाओं के मूल्यांकन के नियम निर्धारण से कहीं अधिक लेखन यानी सर्जन के सिद्धांतों का व्यवस्थापन है। हालांकि वे ये भी मानते हैं कि मूल्यांकन और सृजन को एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं है। कॉलरिज का मत है कि किसी काव्य को ठीक से समझने के लिए उसकी सृजन प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। कॉलरिज का क्या मत है कि किसी काव्य को ठीक से समझने के लिए उसकी सृजन प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है, कि वो जो काव्य रचा गया है उसको रचने में क्या प्रक्रियाएं आवश्यक कवि को जान पड़ी, या वो स्वयं ऐसे किस दौर से गुजरा है, प्रक्रियाएं उसके साथ घटित हुई है कि काव्य की रचना हुई। आलोचक में काव्यात्मक अनुभूति को यथावत हृदयंगम करने की क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल, यदि कोई आलोचक है तो काव्यात्मक
अनुभूति को यथावत हृदयंगम करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी वह सहानुभूतिपूर्वक उसका सम्यक विश्लेषण कर सकेगा। जो स्वयं कवि नहीं है, अर्थात काव्य की सृजन प्रक्रिया से परिचित नहीं है, वह सफल आलोचक नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी पहुंच काव्य के बहिरंग तक की ही संभव है। आलोचक के लिए सृजन प्रक्रिया के ज्ञान की बात कहकर कॉलरिज ने एक ऐसा प्रश्न उठाया है जो मतभेद से रहित नहीं है। सृजन प्रक्रिया का ज्ञान आलोचक के लिए अनिवार्य नहीं कहा जा सकता। उसके बिना भी आलोचक में काव्यात्मक अनुभूति को ग्रहण करने की क्षमता हो सकती है, होती है। वह क्षमता आलोचक में ही क्यों, सहृदय पाठक में भी होती है। तभी तो उसे काव्य से आनंद की अनुभूति होती है। अतः आलोचक या पाठक के लिए आवश्यक है सहृदयता व संवेदनशीलता, न कि सृजन प्रक्रिया का ज्ञान। यदि वह भी हो तो बहुत अच्छा, पर अनिवार्य नहीं है। इसीलिए भारतीय काव्य शास्त्र में प्रेमाता की सहृदयता पर बल दिया गया है। जीववादी सिद्धांत कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का एक प्रमुख आधार है। कॉलरिज के पूर्व लॉक, हार्टली आदि दार्शनिकों ने मानसिक प्रक्रिया की व्याख्या साहचर्यवादी सिद्धांत के द्वारा की थी, जिसमें यांत्रिकतावादी सिद्धांत भी समवेत है। कॉलरिज ने इनका खंडन कर जीववादी सिद्धांत की स्थापना की। यांत्रिक और जैव सिद्धांत में मूल भेद यह है कि यांत्रिकतावादी सिद्धांत खंडों के योग से पूर्ण की रचना सिद्ध करता है। घड़ी या कार के पुर्जे पहले अलग अलग बना लिए जाते हैं, फिर कोई यांत्रिक उन्हें जोड़कर घड़ी या कार तैयार कर देता है, जिसमें बिना चेतना के भी काम करने की क्षमता होती है। इसी तरह मनुष्य का मन यांत्रिक रूप में संवेदनाओं का ग्रहण और संचय कर स्मृतियों तथा बिंबों के योग से काव्य की रचना करने में समर्थ होता है। तो मनुष्य के मन पर भी कई तरीके से, कई रूपों में संवेदनाएं इकट्ठी होती रहती है। वो ग्रहण करता रहता है और अपनी यादों और बिंबों के योग से वो कविता लिखने में समर्थ हो जाता है। चूँकि कॉलरिज प्रत्ययवादी है, आइडियलिस्ट हैं, इसलिए अचेतन यांत्रिकता के बदले चेतना की सत्ता स्वीकार करते हैं। उनकी प्रधान कल्पना और गौण कल्पना दोनों चेतना मूलक हैं और काव्य सृष्टि के लिए अनिवार्य हैं। जैववाद में खंड और योग के बदले वस्तुओं का अंगांगी भाव संबंध होता है। अंगांगी भाव संबंध होता है, अर्थात अंग तथा अंगी के साथ साथ उत्पत्ति होती है, साथ साथ विकास होता है, साथ साथ पोषण होता है। मनुष्य या वृक्ष का उदाहरण ले लें तो बात स्पष्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता कि मनुष्य के हाथ, पैर, पीठ, पेट, आँख, नाक, कान आदि अंग पहले अलग अलग गढ़ लिए जाएं और बाद में उन्हें घड़ी या कार के पुर्जों की तरह जोड़कर मनुष्य का निर्माण किया जाए। हाथ, पैर आदि अंग मनुष्य के साथ ही उत्पन्न होते हैं, साथ ही बढ़ते हैं और साथ ही पोषण को आत्मसात करते हैं। यही हाल वृक्ष का है। बीज से तना, टहनियाँ, पत्ते साथ निकलते हैं, साथ बढ़ते हैं, साथ रस ग्रहण करते हैं। काव्य की सृष्टि इसी ढांचे पर होती है। भाव, शब्द, अर्थ, बिंब, अलंकार, छंद आदि अलग से या आगे पीछे नहीं मुड़ते, उनके सहभाव से ही काव्य की सृष्टि होती है। ऐसा नहीं है कि किसी कवि ने पहले शब्दार्थ जोड़ लिए, बाद में उन पर बिंब का मुलम्मा चढ़ा दिया या अलंकार छींट दिए। काव्य के सभी उपादान जैव रूप में सहवर्ती है, यांत्रिक नहीं। कुंतक जब कहते हैं कि अवयव रहित तो संपूर्ण की ही काव्यता है, तात्पर्य यह है कि अलंकार युक्त ही काव्य है। काव्य में अलंकार का योग नहीं होता,
तो वह जीववादी सिद्धांत का ही पूर्वाभास है। क्रोचे ने अंतःप्रज्ञा और अभिव्यंजना का अभेद बताकर प्राकारांतर से यही बात कही है। भारतीय काव्यशास्त्र में कुछ आचार्यों ने शरीर के रूपक द्वारा काव्य को स्पष्ट करने के प्रयास में कटक कुंडलादि से साम्य बताकर अलंकार का जो बाह्यत्व प्रतिपादित किया, उससे अलंकार आरोपित धर्म माने जाने लगा। परंतु वस्तुतः वह काव्य का उतना ही आंतरिक और अविच्छेद्य धर्म है जितना गुण। कॉलरिज के अनुसार काव्य की या कला मात्र की उत्पत्ति भाव की तीव्रता से होती है, किंतु भाव अकेले पर्याप्त नहीं है, वह संवेदनाओं के साथ मिलकर काम करता है। संवेदन का अर्थ है अनुभूतियों को ग्रहण करने की क्षमता। इस प्रकार अनुभूति, संवेदन और भाव का त्रेत कला का जनक है। तो कला का जनक के लिए तीन चीजें हैं: अनुभूति, संवेदन और भाव। भाव में तीव्रता या उत्तेजना कैसे आती है, इसका कोई संतोषप्रद समाधान नहीं है। कलाकार के मन में किन्हीं अज्ञात कारणों से भाव उद्दीप्त या आंदोलित हो उठता है और अभिव्यक्ति का मार्ग ढूंढता है। अभिव्यक्ति के मार्ग भेद से ही कलाओं का भेद होता है। जैसे किसी की भावाभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से होती है और किसी की तुलिका के माध्यम से, किसी की स्वरों के माध्यम से, जिसे क्रम से काव्य, चित्र या संगीत कहते हैं। कलाओं के भेद का आधार तो माध्यम है, परंतु उनके अभेद का आधार भाव है। अर्थात भाव सब में अंतर्निहित रहता है और वही उनमें कलात्मकता लाता है। भाव की उत्पत्ति के अनिर्वचनीय कारण को ही अंतःप्रेरणा की संज्ञा दी गई है। भाव की उत्पत्ति के अनिर्वचनीय कारण को ही अंतःप्रेरणा की संज्ञा दी गई है। अंतःप्रेरणा की स्थिति में सर्जनीय कलाकार को अपने व्यक्तित्व के पार्थक्यत्व का बोध नहीं रहता और कल्पना के द्वारा कला के विषय वस्तु, रूप और माध्यम से उसका तादात्म्य हो जाता है। अंतःप्रेरणा का सिद्धांत कला की आत्मिक विशेषता की ही व्याख्या नहीं करता, बल्कि यह भी करता है कि कला के द्वारा संप्रेष्य आनंद या आह्लाद भी आत्मिक अनुभूति है। काव्य की सृजन प्रक्रिया चेतन व्यापार नहीं है, प्रतिभा में ही अचेतन प्रक्रिया रहती है। नहीं, प्रतिभाशाली मनुष्य की वही प्रतिभा है। काव्य की सृजन प्रक्रिया चेतन व्यापार नहीं है, प्रतिभा में ही अचेतन प्रक्रिया रहती है। नहीं, प्रतिभाशाली मनुष्य की वही प्रतिभा है, किंतु रचना के उपक्रम के लिए प्रयोजन की कुछ धारणा आवश्यक है। वह धारणा चरितार्थ हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि काव्य रचना के क्रम में प्रतिभा को आत्मचेतना नहीं रहती। उस समय वह निर्माण करने वाली कल्पना शक्ति के अधिकार में रहती है। काव्य की विषय वस्तु के संबंध में कॉलरिज की निसंदिग्ध मान्यता है कि वह सर्वथा अवैयक्तिक होनी चाहिए। कवि की व्यक्तिगत अभिरुचियों तथा परिस्थितियों से दूरवर्ती विषय का चयन प्रतिभा की पहचान है। व्यक्तिगत जीवन जीवनी लेखक के उपयोगी है, कवि के लिए नहीं है। अवैयक्तिकता सर्जन कला का विशिष्ट अंग है, क्योंकि उसी से काव्य में सार्वजनीनता आती है। अन्यथा काव्य बिल्कुल व्यक्ति सापेक्ष वस्तु बनकर रह जाएगा और उसका साधारणीकरण नहीं हो सकेगा। साधारणीकरण के लिए आवश्यक है कि काव्य का विषय अव्यक्तिक हो, क्योंकि सार्वजनीन भावों के अर्थात सामान्य की अभिव्यक्ति किसी माध्यम से संभव नहीं है। इसके लिए काव्य के प्रतीक योजना और व्यंजनावर्ती की आवश्यकता पड़ती है। प्रतीक सामान्य को विशेष में ढालकर अनुभव गम्य बनाता है और व्यंजना भाषा की नैसर्गिक अक्षमता को दूर कर अनंत रमणीय अर्थवेत्ता के द्वार खोल देती है। कोलरिज की व्यंजना संबंधी धारणा और भारतीय काव्यशास्त्र की व्यंजना संबंधी धारणा के साम्य को देखकर आश्चर्य होता है। अंतर यह है कि भारतीय काव्यशास्त्र की धारणा अधिक व्यापक और सूक्ष्म है। कोलरिज का कहना है कि व्यंजना की महिमा के कारण ही कोई उत्तम काव्य बार बार पढ़ने पर भी नीरस नहीं लगता, क्योंकि उससे हर बार नई छटा की, नए सौंदर्य की प्रतीति होती रहती है। कोलरिज
कला के अंतर्निहित मूल्य के समर्थक हैं। उनका कहना है कि कला जिस सौंदर्य को रूपायित करती है उसमें उपयोगिता और शिवत्व ढूंढना बेमानी है। सौंदर्य भावना अंत प्रेरित या अंत प्रज्ञ होती है। उसका काम है आनंद प्रदान करना, जो आनंद लौकिक लाभ से पृथक, रहित और बहुत बार विपरीत भी हो सकता है। तात्पर्य यह है कि किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। कला कला के लिए सिद्धांत का इसे पूर्ण रूप कह सकते हैं। कोलरिज के अनुसार कविता की परिभाषा इस प्रकार है: कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों में इस अर्थ से भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं। और रचना के लिए अन्य सभी प्रकारों से उसका अंतर यह है कि संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक खंड से प्राप्त होने वाले स्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप हो। कविता की इस परिभाषा में कई बातें ध्यान देने योग्य है। एक तो यह है कि कविता का मूल प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं। सत्य का समर्थन करने वाली पहले से चली आती हुई परंपरा का खंडन कर आनंद को परम प्रयोजन बताना कोलरिज की उस प्रवृत्ति का प्रतिफलन है जो स्वच्छंदतावादी आंदोलन का जनक है। पर साथ ही ध्यान देने की बात यह भी है कि काव्य के प्रयोजन का प्रश्न उठाकर कोलरिज नव आभिजात्यवादी आलोचकों की इस पंक्ति में आ जाते हैं और काव्य रचना को भावों का सहज उच्छलन मानने के बदले सुविचारित कला प्रतिपादित करते हैं। इस परिभाषा में उस जेव सिद्धांत का भी सन्निवेश है जिसे कोलरिज बार बार दोहराते हैं। उनका कहना है कि संपूर्ण कविता से मिलने वाला आनंद उसके प्रत्येक खंड या अवयव से भी मिलना चाहिए। यह स्थापना कविता को उपन्यास, नाटक आदि अन्य विधाओं से अलग कर देती है। उपन्यास से शब्द क्या, एक अनुच्छेद भी हटा दे तो कोई हानि नहीं होगी, पर उत्तम काव्य में तो एक शब्द का स्थान तक नहीं बदला जा सकता। कविता विषयक यह धारणा कोलरिज के स्कूल के शिक्षक जेम्स बर्र ने छुटपन में ही उनके मन पर अंकित कर दी थी, जिससे कोलरिज ने सोल्लास बायोग्राफी में उद्धृत किया है। बॉयर का कहना है कि जो वस्तुतः महान कवि हैं उनके द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक शब्द ही नहीं बल्कि उसका स्थान भी सकारण हुआ करता है। बॉयर क्या कहते हैं कि वस्तुतः महान कवि हैं उनके द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक शब्द ही नहीं बल्कि उसका स्थान भी सकारण हुआ करता है। गुरु प्रदत्त ये पाठ कोलरिज में संस्कार बन गया और आश्चर्य नहीं कि काव्य विषयक उनका जेव सिद्धांत इसी से प्रस्फुटित हुआ हो या कम से कम पुष्ट हुआ हो। कोलरिज ने बहुत ही आदर और साभार के साथ बायोग्राफिया के प्रथम अध्याय में अपने बचपन के साहित्य गुरु को स्मरण किया है और कहा है कि उन्होंने मेरी रुचि गढ़ी है। भारतीय काव्य शास्त्र में निरूपित व्यंजनावर्ती से परिचित पाठक कोलरिज के शब्द संबंधी उपयुक्त स्थापना के स्वास्थ्य से सहमत होंगे। शेष भाग अगले समय।